बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं जिनेवा में, और जिनेवा में बैनुल अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी दोस्त ममालिक ने शिरकत की और वीडियो कॉल पे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी साहब मौजूद थे और बहुत से लोग मौजूद थे। एंटोनियो गुतेरेस का ख़ास किरदार रहा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से जो वफ़द किया, उस वफ़द के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साथ मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, और उनके साथ जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से शेरी रहमान, और उनके साथ मौजूद थी हिना रब्बानी खर साहिबा, और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना है हमारे, वो भी वहाँ मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक थे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा। ये एक पूरा वफ़द पाकिस्तान की तरफ से तमाम क़यादत जो है वो गई थी, और इसका मकसद जिनेवा में बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान को शदीद बहरान का सामना है इस वक्त, और वजह है सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 30 से 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और इसका मुआवजा करने के लिए, इस सब को देखने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे एंटोनियो गुतेरेस साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, और उन्होंने ख़ुद से आकर इस पूरी सिचुएशन को देखा, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों को देखा, और इन सब हालात को देखने के बाद आज जो जिनेवा में ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, उसके अंदर भरपूर साथ दिया एंटोनियो गुतेरेस साहब ने, और उन्होंने कहा कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई हैव सीन द सिचुएशन देयर एंड इट इज़ मिजरेबल। और ये उन्होंने बताया, उन्होंने सारी सिचुएशन को जो है वो अच्छी तरह भरपूर तरीके से वहाँ पर डिफ़ाइन किया, और सबसे रिक्वेस्ट की, पूरी जो है बैनुल अक़वामी तमाम ममालिक से रिक्वेस्ट की, और उनसे कहा कि किसी भी तरह पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है और पाकिस्तान की मदद की जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात का सामना है, एक तो सैलाब की तबाहकारियाँ तो है ही हैं, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो करप्ट सिस्टम है, मालियाती सिस्टम, आलमी मालियाती सिस्टम को थोड़ा सा उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, और ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ सैलाब की तबाहकारी यानी कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान के अंदर, हम सैलाब की सिचुएशंस देखें, कुदरती आफात देखें, तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन करंटली है वो ये है कि एक करप्ट आलमी मालियाती सिस्टम का भी पाकिस्तान शिकार है, कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को कर्ज़े दिए जाते हैं, और अमीर ममालिक की तरफ से एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जो क्रिटिसिज्म किया दैट वाज़ वेरी पॉजिटिव, और उन्होंने ये कहा कि जितने अमीर ममालिक हैं ये सब अपने फ़ायदे के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को और पाकिस्तान जैसे ममालिक को कर्ज़े देते हैं, और फिर उसके बाद अपनी शराइत के ऊपर और अपने ही मुफाद के लिए सब कुछ किया जाता है। पाकिस्तानी अवाम की जिद्दोजहद का तवील सिलसिला है, एंटोनियो गुतेरेस साहब ने ये कहा। एंटोनियो गुतेरेस साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है, और कुदरती आफात के साथ पाकिस्तान करप्ट आलमी मालियाती सिस्टम का भी शिकार है। ज़ाहिर है जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा है और जितना कर्ज़ा पाकिस्तान ने लिया हुआ है, शौक़ से कर्ज़ तो कोई नहीं लेता, मजबूरी में ही कर्ज़ लिया जाता है हमेशा। तो पाकिस्तान जब से जितने कर्ज़ का शिकार है, बड़ी सख्त शराइत के ऊपर हमेशा कर्ज़ लिया जाता है। इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया, और ये भी कहा कि पाकिस्तान ने कई मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट किया और पाकिस्तान में रखा। ज़ाहिर हम जानते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, और जब भी अफ़गानिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, अफ़गानिस्तान की जानिब से जब भी रेफ्यूजीज़ ने पाकिस्तान का रुख किया, तो पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें वेलकम किया, अकोमोडेट किया, उन्हें छत भी दी, जो कुछ कर सकता था पाकिस्तान। ज़ाहिर है हमारी मईशत हमेशा से ही मुश्किल हालात का सामना करते आ रहे हैं पाकिस्तान की मईशत, लेकिन उसके बावजूद भी मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात की जाए, जो आज शायद मल्टी मिलियंस में हो चुके हैं, उन सबको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और इसका जिक्र एंटोनियो गुतेरेस साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आलमी बरादरी पर लाजिम है कि पाकिस्तान के साथ सैलाब की तबाहकारियों के अंदर यकजहती का मुजाहिरा किया जाए, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को कर्ज़ ना दिया जाए, पाकिस्तान की इमदाद की जाए। ये उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है बैनुल अक़वामी तमाम जो है अमीर ममालिक को, और ये कहा कि पाकिस्तान को बजाय कर्ज़े देने के, चूँकि पाकिस्तान हमारी मईशत यहाँ पर, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया कि आलमी मालियाती सिस्टम जो है और उसके अंदर पाकिस्तान पहले ही घिरा हुआ है, हमारी बहुत सी पेमेंट्स हैं जो हमने देनी है, और पेमेंट्स देने के लिए हमें कर्ज़े उठाने पड़ते हैं, यानी जब भी कुछ किस्त
अदा करने की बारी आती है तो उसके लिए हमें मज़ीद लोन लेना पड़ता है। सो एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चला हुआ है, पाकिस्तानी मईशत में चला हुआ है कि पाकिस्तान इस टाइम मुश्किल हालात के अंदर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमीर ममालिक सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि जिन शराइत के ऊपर और जिन परसेंटेजेस के ऊपर कर्ज दिया जाता है पाकिस्तान जैसे ममालिक को। एंटोनियो गुतरेस साहब का गालिबन ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है। उन्होंने अपने मुल्क का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि पुर्तगाल पर जब मुश्किल वक्त था और जो कुछ सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी उसके अंदर उसके बावजूद मैंने सब चीज़ों को फेस किया और देखा। और मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए कि जितने भी अमीर ममालिक हैं जब ये कर्ज देते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है वो इनको खुद ही मिलता है, जबकि इन्हें चाहिए कि आसान शराइत के ऊपर कर्ज पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे बाकी तमाम ममालिक को ये कर्ज दिया जाए। और पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतरेस साहब ने यह भी कहा और भरपूर साथ दिया उन्होंने पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी, और साथ ही वज़ीर आज़म साहब से जब एक सवाल किया गया वहाँ पर एक सहाफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने पूछा कि सर पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हमेशा से फेस करने में आती है कि जब बाहर से फ़ंड्स आते हैं तो यहाँ पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी अपनी स्टेटमेंट अपने बयान में दे चुका हूँ, दोबारा से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का हमने अरेंजमेंट किया है, यानी देयर विल बी अ थर्ड पार्टी जो इस पूरे फ़ंड के आगे फैलाए जाने पर और जो डेवलपमेंट पर जो कुछ इस्तेमाल होगा इस सबको वॉच करेगी। और ये थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी हो सकती है एंड वो थर्ड पार्टी जो है वो गारंटर होगी और वो वॉच करेगी पूरे सिस्टम को कि किस तरह से ये हमारे दोस्त ममालिक की गई इमदाद को किस पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान के अंदर लगाया जा रहा है और ये तमाम लोगों तक पहुंच रही है। और किसी भी तरह से इसमें किसी भी खुर्द बुर्द का सिस्टम जो है वो ऐसा कोई आंसर हमें इन फ्यूचर नज़र नहीं आएगा। इस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियरली शहबाज शरीफ साहब ने बताया। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जानिब से और बाकी हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम नवाब साहब, साबिक सीएम है बलूचिस्तान के भी। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर आपको आवाज़ आ रही है? मुझे जी आवाज़। जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। नवाब साहब आप माशाल्लाह सीएम बलूचिस्तान भी रहे हैं और काफ़ी हालात को समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। सर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान की, अगर ख़ुसूसी तौर पे आपसे बात की जाए, बाप पार्टी जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या तो बलूचिस्तान में काम बहुत ज़्यादा किए हैं तो या वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ रहे हैं इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह से लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर क्या सिचुएशन है आपके पास वहाँ पर? आपकी बड़ी मेहरबानी बिलाल साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है जी, आप सही कह रहे हैं। काम करने से ज्यादा काम दिखाया जाता है बिलाल साहब, जो काम शायद दिखाया उन्होंने। ठीक है। मेरे वालिद शायद आपको मालूम नहीं, वो भी वजीर आला थे बलूचिस्तान के जी, वो पीपल्स पार्टी में थे जी। आखिर में मार्शाल्लाह तक उनके साथ थे और अपनी मौत तक वो पीपल्स पार्टी में थे जी। और पीपल्स पार्टी ने मुझे ही इस काबिल नहीं जाना कि मुझे अपनी पार्टी में ले जाते। बहुत पहले 2004 से मैं बगैर किसी पार्टी के हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ नजरिया जरूरत के तहत पिछली बार जब बाप पार्टी बनी थी इसके ऊपर एतराज यही होता था कि ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, फलाना ढिमकाना है। तो अभी जिस तरीके से लोग जा रहे हैं उसके अंदर जितने लीडर्स हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको अपनी क्या कहते हैं अपनी जबान में भी किसी को समझाना मुश्किल है, तो वो भी जा रहे हैं क्योंकि जरूरत नजरिया ये है कि उन्होंने देखा है कि शायद अब पीपल्स पार्टी जो है ना बाप पार्टी का नया नाम है, तो इस वजह से जा रहे हैं लोग। वरना तो काम तो पीपल्स पार्टी ने वाकई जब भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी जिसकी वजह से अब तक पार्टी जा रही है, भुट्टो साहब ने बहुत काम किया था पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए भी। उनको बदनाम भी किया गया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो आर्मी ऑपरेशन हुआ उनका काम था, लेकिन ऐसे नहीं था। ये इनसाइडर्स जो है ना सब जानते हैं, मैं जानता हूँ। तो पीपल्स पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है बहुत ज्यादा क्या कहें उसको भारी होती जा रही है। आपको पता है कि जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा जब आ जाएंगे तो पार्टी में कशुबिगीर हो जाएगी। इनकी पार्टी में पीपल्स पार्टी पहले भी एक दूसरे की टांगे खींचने में मशहूर थे जी, लेकिन उस वक्त बड़ी ऊपर की जो थी क्या कहें लीडरशिप थी, जुल्फिकार अली भुट्टो और दूसरे, ये सब तो तब तक तो कंट्रोल में थी। अब तो आपको पता है जी हर आदमी लीडर बन चुका है,
सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के लिए दूसरे मजे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स का पेशखेमा है। बहरहाल काम तो उन्होंने नहीं किया है, मैं जानता हूँ जी। एक काम किया है कि उनकी जब हुकूमत थी 2008 में, तो 65 का हाउस था, तकरीबन 63 मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स थे। जिस तरह अभी बाप पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 31 अपने वो कोऑर्डिनेटर्स रखे हुए हैं, बगैर तनख्वाह के, बगैर उसके कहते हैं जी। लेकिन 31 कोऑर्डिनेटर्स आप देख लीजिए वो क्या गुल खिला रहे हैं, आप बलूचिस्तान आके देख लीजिए। तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी को मुबारक के वो इतनी मकबूल हो गई है। कोशिश ये वो करें कि वो पाकिस्तान सारे में मकबूल इसी तरह से हो जाए और काम करें जी। मैं नहीं देखता कि कोई इसका कोई फायदा होगा। वो कहते हैं आजमूदारा आजमूदन चहलस, यकीनन नहीं। नवाब साहब की बात बिल्कुल बजा है, और जिस तरह से आपने बताया कि आपके वालिद भी सीएम बलूचिस्तान रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमा थे और सीनियर रहनुमाओं में से एक थे, इसके बाद आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौका नहीं दिया, या आपने खुद सर उन्हें ज्वाइन नहीं किया, या जो जमहूरियत का जिक्र करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी जमात है, तो बिलावल भुट्टो साहब को देखें और जरदारी साहब को, भुट्टो ख़ानदान को देखें तो हमें जमहूरियत नज़र नहीं आती। लेकिन क्या आपकी एक जमहूरियत की एग्जाम्पल सेट करने के लिए सर आपको आगे नहीं आने दिया उन्होंने? देखिए 2004 में मेरे वालिद फौत हुए, उन्होंने कहा था, मेरे भुट्टो साहब के साथ उनके जाती ताल्लुक थे और वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जो उनको कहते थे ऐसे करो तो वैसे करते थे। ठीक है। उन्होंने शहादत से पहले बेनजीर भुट्टो साहबा को भी कहा कि अगर सारी पार्टी एक तरफ हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और नवाब बारूदी एक तरफ हो और तुम भी उस तरफ हो, तो तुम भी बारूदी की तरफ जाना और उसी का जो कहना होगा उसी को मानना। अच्छा। तो हमारी ये एक क्वालिटी थी जनाब, आपके सामने बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मुझे इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, ना मुझे कहा गया। ठीक है जी। 2012 में मैं सदर जरदारी साहब से मिला था, तो काफी बातें लंबी चौड़ी है, ठीक है जनाब। तो बहरहाल तब भी मैं उनको पसंद नहीं आया। फिर मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बना। मैं वाहिद चीफ मिनिस्टर हूँ बलूचिस्तान पाकिस्तान का। ठीक है। इसने काबीना भी नहीं बनाई, मैंने बगैर काबीना के बलूचिस्तान में इलेक्शंस भी करवाए जैसे भी थे, लेकिन एक अमन अमान भी कंट्रोल में आ गया था। ठीक है जी। तो अगर मुझे कहते तो मेरे बाप की पार्टी थी, आई वुड हैव जॉइंड देम। अब तो मेरे लिए ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं है, ना उनकी तरफ, उनका जहन मेरी तरफ आता है कि कोई आदमी है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, इतनी ज्यादा तालीम ना हो, लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से बहुत काफी तालीम है जी। अच्छा नवाब साहब, अभी जो आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल अगर हम बात करें तो जाहिर है पीडीएम जो है इत्तेहाद हो चुका है तमाम 13 पार्टीज का, और वो सब इस टाइम पे विफाकी हुकूमत, सिंध की हुकूमत और बाकी जहाँ जहाँ पर भी उनका असर रसूख है वो सब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि शायद वो पाकिस्तान की बेहतरी करें। आज की हम जिनेवा कॉन्फ्रेंस की बात भी करें तो पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियां तो लेकर आ रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद करने को भी तैयार हैं इन सैलाब के हालात में और इस सब सिचुएशन में। तो सर आपको क्या लगता है कि अब ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी इस सब सिचुएशन के बाद? देखिए बिलाल साहब, आपके सामने है, एक के मुकाबले में 13 है, कोई 14 कहते हैं, तो उसके साथ जो हो रहा है आप खुद सोच लीजिए। इलेक्शन जब हो रहे थे, ये इलेक्शंस खुद चाहते थे ये पार्टियां, तो उन्होंने खुद इलेक्शंस को छोड़ के दोबारा जब गवर्नमेंट इनको मिली भी, जिस तरह से भी मिली, और अभी ठीक है, एक फैक्ट ये है कि उनके घरों पे भी झंडे, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे और उनके कलम चलते हैं जी। तो एक के मुकाबले में 13 थे, उस एक को रोकने के लिए इन्होंने बहुत जतन किए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए। वो बंदा जो असेंबली से निकल चुका था, रिजाइंस कागज में तो टेबल्ड है, मंजूर नहीं तो और बात है, वो 9 में से 7 सीटें जीतता है। तो आप समझते हैं बिलाल साहब, ये पाकिस्तान की सियासत का पल्स नहीं है आपके सामने कि वाकई लोग क्या चाहते हैं। अब 14 पार्टियां वर्सेस 1 पार्टी, इलेक्शन सब चाहते हैं, एक इलेक्शन करवा दे जी, ये फिर दोबारा आपस में ठहरेंगे नहीं। क्या कहे, इलेक्शन ही गम है पाकिस्तान का, इलेक्शन के लिए वो नहीं किए इन्होंने, क्या कहते हैं जी। सर आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी जिनेवा की, इसको बड़ी अचीवमेंट अपनी बता रहे हैं नून लीग वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। सो लग ऐसे रहा है जैसे इस अचीवमेंट के बाद, चूंकि कुछ पैसों का इंजेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगने लगा है, और इसके बाद ये चाहेंगे इसको मजीद लिंगर ऑन करना और कोई 6 महीने, साल के लिए मजीद अपनी इसी हुकूमत को खींचने की। सर
देखिए, हुकूमत खींचने के लिए चाहे तो 1 साल और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं ये लोग जी, पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन वो हजाम से बाल कटवाने कोई बंदा गया तो उसने पूछा उससे कि हजाम से पूछा कि मेरे बाल काले या सफेद है, तो उन्होंने कहा कि अभी काटता हूँ तो आपके सामने गिरेंगे, आप देख लीजिए। ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जेनेवा में कोई और भी मौजूद थे, किसी के हिसाब से खानदान की भी रीयूनियन थी, और यहाँ पे आप भला भला करे कि देखिए अगर कोई भलाई की चीज निकल आती है तो फिर ठीक है, हम तो सुधर जाए ना जी। दोस्त ममालिक तो हमको इंजेक्शन लगा देंगे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली कोई ताकत का बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं हैक सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसमें इस इंजेक्शन से फायदा कुछ नहीं होना। वो जो ताकत होगी उसको हम जो है ना वो करेंगे, घुमा देंगे, इधर उधर जाय कर देंगे, फिर बैठे होंगे एक और इंजेक्शन के लिए। तो हम अपने आप को तो बिलाल साहब सुधारे। आप देख लीजिए कितने 40 के करीब तो सिर्फ कहते हैं उनके साथ कुछ लोग गए ऐसे जो रिपोर्टिंग करेंगे। ये ऐसा है कि ये करते थोड़ा है, दिखाते ज्यादा है। लैपटॉप पे भी इनकी तस्वीरें, रैपिड बसेस पे भी इनकी तस्वीरें। तो आगे अगर यही कल्चर चल रहा है तो ये पाकिस्तान इस कल्चर के साथ झटकों में ही रहेगा जी। फिर आगे जाने की उम्मीद मुझे बहरहाल नहीं है, क्योंकि मैं काफी अरसे से देखता आ रहा हूँ। मैंने हर पार्टी का काम करने का अंदाज देखा हुआ है, और हर कोई कहता है कि मैं ही ताकतवर हो जाऊं, पाकिस्तान की खैर है। ये अपना पैसा ये भी दे सकते हैं, मुल्क को इंजेक्ट कर दें अपना पैसा, उधार दे दें, चले जी करप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ खानदान है जिनके पैसे आधे आ जाए मुल्क को, बाद में मुल्क से ले लें। मुल्क को संवारना है तो अपने आप को जो है थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ता है। ये बगैर बिगड़े बनाना चाहते हैं, आप खुद समझते हैं। आज कमर जमान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा कसम उठाई, और उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाता हूं कि बिलावल भुट्टो को इतनी तकलीफ है पूरे पाकिस्तान की आवाम की, और इस बात की उन्होंने बाकायदा कसम उठाई अपनी उस जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उसके अंदर। तो आपको लगता है कि सर बिलावल भुट्टो को बाकी तकलीफ है इतनी जितनी बता रहे हैं कायरा साहब? वो नजदीक है जी, वो तो बड़े लोग हैं, हम उनके नजदीक तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर उनको तकलीफ होती तो उनके चेहरे पे नजर आती। मैं नहीं समझता कि इतनी तकलीफ है कि वो तकलीफ में होंगे। और कायरा साहब बहुत बड़े लीडर है। मैं ये कहूँगा जो आदमी कसम खाता है वो कसम, सच को कसम से नहीं डाला जा सकता आपके जहन में। आप हकीकत में करेंगे तो ठीक है। कायरा साहब ने कसम उठाई है तो वो मुसलमान है, हमको भी पता है। अल्लाह की दरबार में तो जाना है, उसका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता अगर होता कुछ सियासत और आवाम के लिए तो यकीन मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब को जो है ना नींद नहीं आती। जाहिर है हम सिंध के हालात देखते हैं नवाब साहब, सिंध के अंदर जो सिचुएशन है सैलाब आने से पहले भी जो थी, यानी ये नहीं कि कोई अचानक से एक कैटास्ट्रोफी का हमने सामना किया है तो ये कोई सैलाब की तबाहकारियां अचानक से आई। और इससे पहले सिंध बहुत ज़्यादा खुशहाल था। सिंध में जो हालात इससे पहले भी थे वो भी बड़े ही मिजरेबल थे सर। और यही हुकूमत सिंध है जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत है सिंध के अंदर। और सिंध के हालात देखी जाएँ तो सर मुझे नहीं लगता कि कमर जमान कायरा साहब को कसम खाने की ज़रूरत भी थी, या उनकी कसम के बाद भी किसी को यकीन आएगा कि शायद बाकी बिलावल को बड़ी तकलीफ है सिंध की आवाम की। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने भुट्टो शहीद को देखा अपने बाप के साथ, टीनेजर था। मैंने उनका काम करने का तरीका देखा। जो तकलीफ भुट्टो साहब की थी मैंने खुद कानों से भी सुनी और मेरे वालिद बताते थे। उस लेवल की किसी को परवाह ही नहीं आवाम की, उनको परवाह थी। उन्होंने अपनी जान दे दी। उसकी जान की बात अब जो है ना मुझे बड़ी तकलीफ होती जब कोई कहता है कि भुट्टो अब तक जिंदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके काम का तरीका। मुझे तकलीफ होती है, मैं पीपल्स पार्टी में ना हूँ न कभी अब जाऊंगा भी, क्योंकि मामला खराब हो गए हैं सारे के सारे। लेकिन भुट्टो के नाम पे और बेनज़ीर के नाम पे मुझे तकलीफ आज भी होती है और मरते दम तक होगी। उन्होंने जो है ना अवाम को जबान दी, अवाम के लिए काम किया, सब कुछ ना। वो कहते हैं ना जी यार अच्छी बयान, आप देख लीजिए मेरा बयानिया भी यही है कि वो आइकॉन थे। भुट्टो साहब ने जान दी पाकिस्तान के लिए। मुझे जाती तौर पे पता है कि उन्होंने वो अगर वो ना होते तो ये एटम बम आपका नहीं बनता। नवाज शरीफ वैसे ही जो ना उसके लिए कहते हैं कि मैंने किए धमाके, ये बहुत पहले कोल्ड टेस्ट हो चुके थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे वैसे भी मैं पश्तून हूँ, और पश्तून जो है ना वो कहते हैं किसी ने कसम उठाई तो इसका मतलब है वो सच नहीं बोल रहा। ठीक है, यानी जाहिर है अगर आपकी बात इतनी सच्ची हो तो मेरा ख्याल आपको शायद कसम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कमर जमान कायरा साहब भरी महफिल के अंदर पता नहीं क्यों कसम उठा के उन्होंने ये बात कह दी, जबकि हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अगर ऐसे ही कुछ हो तो बिलावल भुट्टो साहब के पास बहुत पैसा है और बहुत अमीर आदमी है वो। उनके बिलावल हाउसेस देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, जो कुछ भी देखें, तो उन्होंने तो आज तक अपना 1 रुपया भी आवाम के फ़ंड के लिए नहीं दिया और आवाम के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो क्या तकलीफ़ महसूस करते होंगे वो जनेवा के अंदर बैठ कर, और जहाँ पर मरीम नवाज साहिबा सर्जरी
के लिए मौजूद है, नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एक फैमिली रीयूनियन का भी समा जिनेवा के अंदर मौजूद है और सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो सर नवाब साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो जिस तरह से अब इमरान खान साहब फॉलो कर रहे हैं सब चीज़ों को, डू यू सी के इलेक्शंस जो है वो जल्दी हो जाएंगे या ये इस तरफ ले जाएंगे कि इलेक्शंस जो है वो कॉल ऑफ किए जाएं? आपको अर्ज करूं कि जी उस तरफ जितने हैं ना, वो जो PDM है जी, तो क्या कहते हैं उसको, अगर PDM के आगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जी, हाँ वो नेशनल मूवमेंट है कि ये जो है ना वो एक और भी है ना जी कि वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट जी बिल्कुल ठीक है भी है, ठीक है जी, डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी पॉलिटिकल, ठीक है जी। तो उस पॉलिटिकल डिजास्टर को रोकने के लिए उनमें करामात तो है, उनके पावर्स हैं, लेकिन वो पावर्स पॉजिटिव नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो पावर्स नेगेटिव है, ठीक है जनाब। तो कोशिश यही करें ये लोग, इलेक्शन ये हो मांगते थे, इमरान खान सिलेक्टेड था, ये लोग इलेक्टेड है सारे के सारे, तो आ जाए कि इलेक्शन करवा देना, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? इमरान भी इलेक्शन मांगता है, ये भी इलेक्शन मांगते हैं। और फिर हाँ एक बात अर्ज करूंगा दूसरी, ये है कि फिर उस्तादी मत दिखाएं, फिर जेन्युइन इलेक्शंस करवा लें ताकि इस मुल्क का मसला हल हो जाए। इमरान इस मुल्क का मसला नहीं है, इमरान ने कुछ न कुछ लोगों को सिखाया है, नौजवान नस्ल जो है जो इन्फेंसी से ऊपर है वो भी अभी इमरान को के बयानी को पसंद करती है। तो ठीक है, मैं आपकी अगली कि कितने 60% तो हमारी यूथ है जनाब, तो जब 60% हमारी वो लोग हैं जो कि नौजवान हैं और छोटे हैं, तो कल वो भी वोटर बनते जाएंगे। तो ठीक है इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन वो जिसका कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, हमारा घर है जबरदस्त किस्म का, खराब किए हुए हमने जानबूझ के उसको, तो हम क्या कर सकते। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन आराम से करवाएंगे, उस्तादियाँ बहुत करेंगे, लेटेंगे पीटेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इमरान के ऊपर रखेंगे इसको। तो सीधी सी बात थी, देखिए पॉलिटिक्स बहुत क्लियर होती है, अगर ये चाहते तो इमरान खान को छोड़ देते। अगर ये महंगाई इमरान ने की है, मिस गवर्नेंस या क्या कहते बैड गवर्नेंस इमरान की वजह से थी, तो आज 23 आ गया है, तो 23 तक तो फिर इमरान के पीछे ही होता कि ये गम लगता कि डॉलर जो है इतना महंगा क्यों हो गया, इमरान का दौर होता तो उसके बाद लोग उसको वोट ना देते। आज तो इमरान को लोग पसंद भी करते हैं, और ये लोग जब रोक रहे हैं उसको तो पब्लिक जानती है कि भाई इसलिए रोक रहे हैं कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। 13 पार्टीज वर्सेस 1 पार्टी, उसके बाद ये पावरफुल सोर्सेज को भी कहते हैं हमारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में हमको रहम करना चाहिए अपने मुल्क पर, अपने अवाम पर, कि उनकी क्या कहते हैं मुश्किलों का हल निकल आए। बाकी अपना पैसा देना या ना देना जी, पैसा जो है ना आजकल पावर की जंग है, ओलिगार्किक सोसाइटी है। ओलिगार्की में आपको पता है जिसके पास पैसा है मेरिट भी उसका है, मेरिट नहीं है इस मुल्क में बिल्कुल कोई, तो कुछ भी होगा। अल्लाह इनको इतना पैसा दिया है, इससे ज्यादा दे, लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ तो करे, बार्टर सिस्टम ही कर ले। ठीक है जी, लाखों के जूते पहनने वाले, लाखों के जो है ना पर्स पहनने वाले और उसमें मौजूद है वहाँ पे शरीफ खानदान की तो रीयूनियन है, मैंने पहले भी आपसे कहा, आपने भी फरमाया। तो ये तो वहाँ मिलेंगे, अपनी बातें करेंगे, कुछ आप मैसेज देंगे एक दूसरे को, ये करना है वो करना है। मियाँ साहब आते क्यों नहीं है? भुट्टो ने फांसी दी क्यों, कबूल कर ली, उनको भी कहा था जलावतन हो जाओ 10 साल के लिए, वो कहे वो नहीं जलावत हुई, ये मुझे जाती तौर पे पता है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब ये कि वो भी आ जाए, यहाँ बैठे मुल्क को लीड करें, ये कौन सा सिलसिला है? लंदन में बैठे वहां से लीड कर रहे हैं। सियासत कोई भी नहीं है यहाँ पे जी, यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की सियासत है। जिसके पास बहुत बड़ा है उसका मॉल बहुत बड़ा है, जिसके पास थोड़ा है उसकी जो है ना शॉपिंग प्लाजा है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, ये लीडरशिप इस लायक नहीं है। और जो और लोग भी जो आ रहे हैं उसके अंदर किसी भी पार्टी में, सब पार्टी में हो रही है एडिशंस, तो मैं समझता हूँ कि सब बेकार जाएगा अगर हम एक इलेक्शन ठीक नहीं करेंगे। और अभी भी क्या कहते हैं वक्त है, अभी वक्त है कि थोड़ा सा बैठ के हम आवाम के लिए सोचें, क्योंकि आवाम ही मुल्क को देती है जी। ठीक है, तो अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए जी। आमीन, अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। जिस तरह नवाब साहब आपने बताया वो यही है कि शायद बाहर से पैसा जो इंजेक्शन हो रही है, और सिंध हुकूमत के पास अपना भी खुद काफ़ी सारा पैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान की एक बड़ी हब है, और शायद ये वजह है बाप पार्टी के लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आपको बताऊं ना जी, मेरे बलूचिस्तान के लोग हैं, वो सिंध में, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट है उसकी, तो वहाँ पे उनको ठेके मिलते हैं, जमीनें उनके नाम पे लीज होती हैं, पहाड़ उनको लीज होते हैं वहाँ पे। तो इस देखिए ना, कारोबार है जी, LLC है, कंपनी है जिसकी वजह से ये फवायद लेने के लिए लोग जाते हैं।
आवाम को हमने देखा, हमने भुट्टो साहब के दौर में देखा, खिदमत क्या उनको बहुत वो था, नजर आता था। अब बोलने की बात है, मैं बोलूंगा मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, फिर जितने लोग माने जितने लोग ना माने उसको बिल्कुल भी मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी इनके खिलाफ बात नहीं करता। ठीक है। लेकिन ये कि मैं इन सबको क्या कहते हैं झेल चुका हूँ जी। आप बखूबी जानते हैं इन सबको। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और काफ़ी बातें नवाब साहब ने हमें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि ज़ाहिर मुल्क की हालात इस टाइम पे क्या है, सियासत किस तरफ जा रही है, लोग बलोचिस्तान से बाप पार्टी से छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर कोई खातिर ख्वाह ऐसा काम नज़र नहीं आता जो बिलावल भुट्टो साहब ने या जरदारी साहब ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हों। उसके बावजूद अगर लोग छोड़कर जा रहे हैं तो जिस तरह नवाब साहब ने बताया कि शायद बहुत से ठेके मिलते हैं, ज़मीनें लीज़ पर मिलती हैं, सिंध बहुत सा जो है लोगों को फाइनेंस करती है बलूचिस्तान के लोगों को। सो शायद ये रीज़न है लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की। अब हम अगर मुल्क की हालात की दोबारा से बात करें तो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान से सऊदीया के अंदर, और क्राउन प्रिंस हैं सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदा संभालने पर। और इसके साथ ही इसहाक डार साहब का भी आज कुछ रिलीफ मिला उन्हें। इसहाक डार साहब जब से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसहाक डार साहब को ही हुआ, और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो मुंजमद थी वो छूट गई, उनके अकाउंट्स जो बंद थे वो सारे अकाउंट्स रिलीज़ हो गए। और अब तो आज उनको सेनेट की जो नशिस्त खाली थी होनी थी उनकी, उस पर भी रिलीफ दे दिया गया। यानी कहा गया कि इसहाक डार साहब चूँकि वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं सो उनकी सेनेट की नशिस्त को भी खाली करार ना दिया जाए और वो सेनेटर बरकरार रहेंगे। सो इसहाक डार साहब के लिए एक और अच्छा सरप्राइज़ और एक और खुशखबरी, मईशत के लिए खुशखबरी क्या आ रही है। ब्लूमबर्ग की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि IMF पैकेज पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए काफ़ी होगा, यानी फॉर द कमिंग 6 मंथ्स पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज विल बी इनफ कि खुदा न ख्वास्ता हमारी जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है या ये जो ऐसा ख़तरा है जो बताया जा रहा है डिफ़ॉल्ट का इस मुल्क में वो टल जाएगा। और IMF चूँकि ज़ाहिर IMF हुकाम जनेवा में मौजूद थे, उनकी मुलाकात भी हुई हमारे लीडरशिप से, और कहा यह जा रहा है कि जो पैकेज IMF की तरफ से रुका हुआ था वो पैकेज रिलीज़ किया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर उस पैकेज के बाद जो तमाम सिचुएशंस लग रही थी, जिस तरह से हमारी LCs नहीं खुल पा रही हैं यहाँ पर, जिस तरह से तमाम हमारी इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज के अगर पॉइंट्स की बात करें उसमें मंदी देखी जा रही है डे बाय डे और किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही है कि अब जो IMF का बेल आउट पैकेज मिलेगा इससे पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जो ख़तरा है खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट का वो टल जाएगा, और ये पैकेज जो है वो जून तक के लिए इट विल बी इनफ, और उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट हैं सैयद अली इमरान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा अली भाई, हमने देखा कि सर जनेवा के अंदर बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस और बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने की बात की। फ़्रांस की बात करें तो $1 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब जो है वर्ल्ड बैंक ने कह दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक की बात करें तो 3 साल में $4.2 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और बाकी भी कुछ और यूरोप यूनियन की तरफ से और कुछ और तरफ से भी पैसे आ रहे हैं। सर पाकिस्तान, इसका मतलब है कि इकॉनमी अब तो हमारी स्टेबल होगी और पाकिस्तान थोड़ा सा अमीर मुल्क बन जाएगा सर? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि चलें कुछ प्लेजेस जो हैं वो जरूर हुए हैं और इनकी जो है वो एक बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान को शदीद फ्लड्स का सामना करना पड़ा और इस हुकूमत ने ये बताया कि तकरीबन $33 अरब रिक्वायर्ड हैं और इसी फ्लड को ठीक करने में तमाम रिहेबिलिटेशन वगैरह में इतने तकरीबन $33 अरब जो है वो रिक्वायर्ड है जी। और ये मूव जो थी वो $16 अरब के हवाले से लगाई गई थी, यानी यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान ने जेनेवा में जो है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें कहा यह गया था कि $16 अरब के पास जो है वो रकम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सहूलियात की बहाली के लिए रिक्वायर्ड है $16.3 अरब के। और ये कह रहे थे कि हमें इसके आधे पैसे एक्सपेक्टेड है अपने दोस्त ममालिक
ममालिक से, यानी 16.3 अरब डॉलर हमें रिक्वायर्ड है और आधे हमें दोस्त ममालिक दे दें, आधे हम खुद से मैनेज कर लेंगे। जी, अब इसमें अगर कहा ही जाए तो दोस्त ममालिक में तो जो सामने नजर आ रही हैं वहां से ज्यादातर तो बैंक्स नजर आ रही हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के 2 अरब डॉलर हैं जैसे आपने बताया, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो तकरीबन उसका $600 मिलियन इसमें से वो प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा, और बाकी कोई डेफर्ड पेमेंट ऑयल की जो है वो बात भी की जा रही है, और वो कंडीशंस के ऊपर मबनी होगा किस तरह के से जो है वो कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2005 में और 8 के अंदर भी इसी तरीके से प्लेजेस हुए थे, वो प्लेजेस कितने फीसद पाकिस्तान को मसूल हुए ये भी एक देखने की बात है। इसके अलावा ये तमाम अगर ये जिस तरीके से ये लोन की मद में पाकिस्तान को मिलते हैं तो ये तकरीबन आने में और इनको डीलिंग करने में कुछ टाइम लगेगा। पाकिस्तान के साथ जब इन बैंकों के अफराद मिलेंगे बैठेंगे तो जाहिर है कि वो कुछ कंडीशंस तय होंगी, उसके मुताबिक फिर इसकी ट्रेंचेस के अंदर ये रिलीज होगा। अभी इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो सिचुएशन का सामना है वो ये करने की इस वक्त जो प्लानिंग है वो ये है कि IMF का जो पाकिस्तान का 9th और 10th रिव्यू फंसा हुआ है वो निकले, क्योंकि IMF का 9th जो रिव्यू है और शायद 10वां रिव्यू भी इसके साथ मिल जाएगा, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो डेट रिपेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होना है। IMF किसी भी कंट्री के लिए लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर सामने आता है ताकि जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स या ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट किया जा सके। ठीक है। जितनी ये डोनर कॉन्फ्रेंस से अभी उम्मीदें लगाई हुई हैं, ठीक है, अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं, इससे कोई किसी किस्म का इनकार नहीं है, मगर IMF का रिव्यू कंप्लीट करना डेट रिपेमेंट्स के हवाले से बहुत जरूरी है। आटा सस्ता होना, पाकिस्तान की इंपोर्ट की जो LCs हैं वो खुलना, उसके हवाले से माल जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उस हवाले से देखना कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे डॉलर्स की जरूरत है ना। ये तो डोनर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपको प्लेजेस हुए हैं ये कब तक मिलेंगे, और सबसे मजे की बात मैं तो खुद हैरान ही हूँ कि जो USAID है सिर्फ $100 मिलियन दे रहा है, और जबकि ये यूक्रेन के साथ अगर बात की तो $बिलियंस इसने यूक्रेन को दिया है इस जंग के लिए। जापान ने $77 मिलियन दिया, जर्मनी की बात की जाए तो ये जो ममालिक की अदम तवज्जो का शिकार जो है वो मुझे नजर आया कि ममालिक जो है वो जो जिस तरीके से उनको प्लेजेस करने चाहिए थे, जिस तरीके से एड देनी चाहिए थी, उस तरीके से वो सामने नहीं आए। यहाँ पे बैंक्स जो है उन्होंने पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पे बेल आउट जो है वो कर रहे हैं, जो कि एक और जाहिर है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को ये चाहिए, इसमें ये तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हमें पैसे नहीं चाहिए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डेट रिपेमेंट किस तरीके से करनी है, हमने किस तरीके से जो है वो अगले 3 माह गुजारने हैं। ब्लूमबर्ग की आप अगर रिपोर्ट देखें ना तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है, अभी एक रिपोर्ट जो शाये हुई है अगर आपकी नजर जून तक के लिए खतरा टल गया, वो ये कह रहे हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि जून तक के लिए तो खतरा टल गया, लेकिन अप्रैल 2024 के अंदर जो पेमेंट्स करने जा रहे होंगे उसका उन्होंने जो डिस्काउंट रेट है या डिफॉल्ट रेट जो है वो 46% बताया, यानी हम तकरीबन 50% कह लेंगे हम उम्मीद से हैं कि हम पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो हमें इस वक्त जो है ना सस्टेन्ड ग्रोथ की जरूरत है। हम ये फ्लड विक्टिम तो बने हुए हैं, बट उसमें से बाहर कब निकलेंगे, कब हम जो है वो सोचेंगे कि जो इस वक्त हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट को कर्ब किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो टोटल जैम हुआ हुआ है। एक्सपोर्टर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो इनपुट मटेरियल तो हमें कम से कम रिलीज करवाने दो, वहां से मंगवाने दो, LCयां खोलने दो, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान में वो जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उसके अंदर पहिया उसका चले, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान को इनवर्ड रेमिटेंसेस डॉलर की मद में एक्सपोर्ट बेच के पाकिस्तान को मिले। मगर इस चीज के अंदर जो है वो यहाँ पे इस दोनों स्ट्रेटजीज को लेकर चलने की जरूरत है। एक तरफ अगर डोनर कॉन्फ्रेंस है तो दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान को एक बिजनेस प्लान भी प्रॉपर चाहिए। अगर बिजनेस प्लान तभी होगा जब आप एक प्रॉपर हुकूमत जो है ना मिल के सामने आए और कहे कि जनाब आज जो है वो हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये जो है वो फैसिलिटीज देते हैं और उसमें हमें आपको इस तरीके से कोई
कोई सपोर्ट कर दें, कोई डॉलर्स की मद में जो है वो कोई रिलीज कर दें जिससे इंपोर्ट एलसीज जो है वो रिलीज की जा सकें, कोई एक्सपोर्ट में कोई फेवर दे दें, कोई टैक्सेशन के ऊपर कुछ कर दें। मगर जाहिर है कि ये सब रिलेटेड है आईएमएफ का रिव्यू के साथ भी, क्योंकि आईएमएफ की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये रिलीफ देना भी नामुमकिन है। तो इनको प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है। ठीक है। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस साहब की बात करूं तो बड़ा पॉजिटिव आज उनका किरदार रहा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बड़ा भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और ये बात भी उन्होंने की कि पाकिस्तान को कुदरती आफात के साथ करप्ट आलमी मालियाती सिस्टम का भी पाकिस्तान जो है वो शिकार है। ये उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि जो अमीर ममालिक हैं, ये जो कर्जे देते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों को और ये अपनी शराइत पर अपने फ़ायदे के लिए देते हैं और सबसे बड़ा स्टेक, सबसे बड़ा फ़ायदा इनका अपना होता है और उन्होंने इस पर भी सिस्टम थोड़ा सा चेंज करने की बात भी की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, पाकिस्तान को जब आप कर्जों के दलदल में दर्शाई जाएंगे तो उससे होगा क्या? होगा ये कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ये इसको कैपिटलिज्म कहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहें और दूसरे को जो है वो उसकी सारी खाल उतार दें। बिल्कुल। अब हम अगर इसी तरीके से कर्जों में जकड़ते जाएंगे, अब देखें ना, अगर यहीं पर वर्ल्ड बैंक मजीद $2 अरब दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मजीद अगर $1 अरब इसी मद में दे रहा है, आईडीबी जो है वो अगर $4 अरब दे रहा है, तो ये हमें फ्री नहीं दे रहा, ये कर्जा दे रहा है, कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बिल्कुल सही बात की, उनका कहना जो था बिल्कुल दुरुस्त था कि अगर आसान शराइत पे कर्जे नहीं दिए गए तो फिर वापस ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ कोई भी मुल्क चला जाएगा जब उसके ऊपर कर्जों का बोझ पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स का बोझ पड़ेगा और ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं इन कर्जे देने वालों की तरफ से कि जो उस मुल्क की तरक्की का जो पहिया ना टोटली जैम होता है। आप देखें ना, आईएमएफ ने पाकिस्तान में अगर शर्त लगाई कि टैक्सेशन से आपको इतनी अमाउंट जो है वो चाहिए, उसमें से अब उस अमाउंट को पूरा करने के लिए आपका टैक्स नेट तो वसी है नहीं, ये आईएमएफ भी जानता है। जब टैक्स नेट वसी है ही नहीं तो जो पहले से मौजूद निजाम यानी चंद लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद दबाव बढ़ेगा, या जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पेट्रोलियम लिवाई आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगी, इन तमाम का असर गेन महंगाई पे पड़ेगा। महंगाई पे पड़ेगा तो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेंगे। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो जाहिर बात है इकोनॉमी फिर स्लो डाउन हो जाएगी। एक विश्व सर्कल है, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, मगर इस चीज को अल्लाह करे कि कोई ये लोग जो है वो समझ सके, आईएमएफ वगैरह, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये शॉर्ट टर्म में कहीं पॉसिबल भी नजर आता है। लेकिन इकोनॉमी की जो सिचुएशन अब, यानी ये इन तमाम पैसों के ये जो इंजेक्शंस पाकिस्तान की इकोनॉमी को लग रहे हैं, इसके बाद हमें बेहतरी नजर आएगी सर? एलसीज जो रुकी हुई हैं, जो कुछ रुका हुआ है, सब कुछ सिस्टम थोड़ा सा चलेगा? देखिए, फौरी तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी फौरी तौर पे आपको ये रिलीफ होता हुआ नजर नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि ये सारे प्लेजेस हैं। इन प्लेजेस को जो है प्रोसेस होती है, एग्जैक्टली मैच्योर करने के लिए पूरा प्रोसेस है। उन प्रोसेस से गुजरते हुए आपको ये करना है। तो जो ममालिक एड देते हैं ना, वो शायद जल्दी आ सकती, मगर जो ममालिक ने एड दी है वो तो एक पीनट है, लाइक $100 मिलियन या $77 मिलियन या $84 मिलियन। ये इस तरीके की अमाउंट तो बहुत कम है ना, ये तो पाकिस्तान की रोजाना की ट्रेड है। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो अमदाद देने जा रहे हैं वो तो वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईडीबी हैं। इन लोगों के इनके साथ तो बैठना पड़ेगा, पूरा प्लान बताना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि मैं रिकवरी फ्रेमवर्क दूंगा आपको, और रिकवरी फ्रेमवर्क बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे। और इसके अलावा आप देखें ना, अगर ये कंडीशंस सख्त हों तो उसके ऊपर फिर किस तरीके से हम जो है वो अमल कर रहे होंगे। आईएमएफ की तो खैर बहुत सख्त होती है, यहाँ पे चूंकि एड है तो ये रिलेटेड होगी फ्लड से। अब जो फ्लड से रिलेटेड होगी तो जाहिर है कि इसका असर, इसको जो है वो हमें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया फ्लड विक्टिम्स के लिए। और मैं ये सवाल आप तक छोड़ता हूँ कि क्या इस वक्त जो जलजला ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान को 2005 में इसी तरीके से डोनर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद की और वहां से जो पैसे मिले और उसके बाद
आपने देखा कि पाकिस्तान में ज़लज़ला जो ज़दगान है उनकी क्या इमदाद हुई, ये तो आप किसी भी न्यूज़ उठा के उस जमाने की देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाहिर है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच इमरान। आई हैव टू रैप अप द शो, टाइम ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खुशखबरी एक और के जो रशिया से 2 जहाज़ पहुँच गए हैं गंदम के, और पहली जो खेप है वो पाकिस्तान आ चुकी है। उम्मीद है कि जो आटे का बहरान हमें नज़र आ रहा है, जो आवाम गरीब आवाम पिस रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, और सैकड़ों लोग लाइन में लग कर आटा रिसीव करते हैं सिर्फ सस्ते आटे के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे हालात बहुत मुश्किल हैं। उम्मीद है इसमें शायद कुछ बेहतरी आएगी। प्रोग्राम के वक्त का ख़त्म हो गया है। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।